गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इट्स डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट आपके लिए फिजिक्स में तो चलो एक नया टॉपिक है, लेकिन केमिस्ट्री में ये टॉपिक अक्सर आता है, तो इसके बारे में आपको डिटेल पता भी है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी हेल्प से फिर आगे टॉपिक होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। उसके बाद इसकी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस के साथ अगर सेपरेट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by some distance, उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब जैसे कि यहां पर मैंने एक चार्ज ले लिया, इस चार्ज को मैं बोल दिया माइनस क्यू। कुछ डिस्टेंस के ऊपर मैंने एक दूसरा चार्ज ले लिया, इसको मैंने बोल दिया प्लस क्यू। यहां पर खास बात क्या है? खास बात यह है कि क्यू यहां पर है, क्यू यहां पर है, यानी दोनों तरफ चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है। दूसरी खास बात क्या है? यहां पर और यहां पर चार्ज की जो पोलैरिटी है, जो नेचर है, वो अलग अलग है। तो ये दोनों चार्जेस इक्वल भी हैं और अपोजिट भी है और कुछ डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है। कितनी डिस्टेंस हम लेट करेंगे? यहां पे हम जो डिस्टेंस यहां पर लेट करने जा रहे हैं वो है 2a। हम करने को a भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सेंटर ऑफ डायपोल की जरूरत पड़ेगी और इस डिस्टेंस की और इस डिस्टेंस की आगे जरूरत पड़ेगी। अगर हम यहां से लेकर यहां तक के बीच की डिस्टेंस को मानते हैं a, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हो जाएगी a/2। तो a/2 में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम 2a मानते हैं, ताकि सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाए a और सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाए a। एक तो है a/2, एक है a में सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा ना कि a/2 में। तो इसीलिए दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर 2a डिस्टेंस के साथ अगर सेपरेट होते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल तो हमने बनाना सीखा। अब इससे रिलेटेड बहुत छोटी छोटी और भी बातें हैं। अगर मैं बात करूं टोटल चार्ज ऑन डायपोल की, डायपोल के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है? यहां पर है माइनस क्यू और यहां पर है प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज कितना हो गया डायपोल के ऊपर? 0। ये भी आपको खास तौर पे याद रखना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम लिखते हैं p वेक्टर से। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक डायपोल होता है तो वहां पर डायपोल मोमेंट होगा ही होगा। फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट आपस में कोरिलेट करती है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था। फर्स्ट यूनिट के अंदर तो आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम p वेक्टर से लिखते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम m वेक्टर से लिखेंगे। तो उसको एक बार छोड़ते हैं, फिलहाल हम इसको कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। डायपोल मोमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो एक डायपोल की स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताती है। स्ट्रेंथ के बारे में, अब इट इज द फिजिकल क्वांटिटी which tells about the strength of the dipole। अब बात आ गई स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? अब वो स्ट्रेंथ का मतलब हम सीखते हैं। मान लो यहां पर एक डायपोल है, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। जहां पर डायपोल होता है वहां पर टोटल चार्ज तो 0 होता है, लेकिन टोटल चार्ज 0 होने का मतलब ये नहीं है कि चारों तरफ कोई फील्ड नहीं होगा। इस डायपोल की वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब मैंने मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P।
अब हमें क्या करना है, इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब ये जो डायपोल है अगर वो है वीक, बहुत वीक है, तो इस डायपोल की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत कम आएगा। लेकिन अगर ये डायपोल पहले से ही बहुत स्ट्रांग डायपोल है तो उस स्ट्रांग डायपोल की वजह से पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी स्ट्रांग होगा। तो ये डायपोल कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, उस स्ट्रेंथ को बताने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया जाता है और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। अगर एक डायपोल है तो उसका डायपोल मोमेंट होगा ही होगा। जिसका डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से आसपास के पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जिसका डायपोल मोमेंट बहुत कम है तो इसका मतलब उस डायपोल की स्ट्रेंथ बहुत कम है। जिस डायपोल की स्ट्रेंथ बहुत कम है उस डायपोल की वजह से आसपास जितने भी पॉइंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत कम होगी। तो कोई भी डायपोल अगर होता है तो उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज करते हैं उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। इसके अंदर सीधी सी एक बात है, जहां पर डायपोल है वहां पर डायपोल मोमेंट भी होगा, सीधी सी बात है, जो उस डायपोल की स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताएगा। डायपोल मोमेंट को हम पी वेक्टर से लिखते हैं और ये कौन सा डायपोल मोमेंट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ये इसका फॉर्मूला है, मतलब P वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कौन सा है, इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो, क्यों, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो जनरल फॉर्मूला है वो है चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, यानी Q इनटू 2a। इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज है फिजिक्स के अंदर, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी करने हैं और आने वाली डेरिवेशंस के अंदर इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो Q इनटू 2a को हम P वेक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि आपको नोटेशन से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से लिखते हैं और इसके ऊपर मैंने तीर का निशान लगा रखा है, तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। ये चीज थोड़ी सी अलग है, केमिस्ट्री के अंदर एक साइन कन्वेंशन लिया जाता है कि जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ये तो बात होगी केमिस्ट्री की। फिजिक्स के अंदर जो साइन कन्वेंशन है वो अलग है। फिजिक्स के अंदर जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ये चीज बहुत अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। कई बार क्वेश्चन अगर होता है, कोई न्यूमेरिकल होता है, तो उस न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको डायपोल मोमेंट निकालना हो तो साथ के साथ ये भी पूछा जाता है कि उसके डायरेक्शन भी हमें बता दो न्यूमेरिकल के अंदर। तो आपको डायरेक्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना आपको एंगल निकालने की जरूरत है, आप सीधा लिखना नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, वही उसकी डायरेक्शन है। ये साइन कन्वेंशन है। फिजिक्स के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव लिया जाता है और केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ली जाती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है डायपोल मोमेंट की यूनिट की, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की यूनिट निकल सकती है इस फॉर्मूले से। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू 2a। तो इसकी यूनिट भी यहां से निकल सकती है, क्यों, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। 2a का मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस की क्या होती है, कूलम मीटर। तो ये जो डायपोल मोमेंट की जो यूनिट बनी है वो बनी है कूलम मीटर। उसके बाद इससे रिलेटेड दो तीन चीजें और है। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल को बनाना कैसे है, उसके बाद मैंने बताया कि डायपोल के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, उसके बाद मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी।
अब डायरेक्शन होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला है, तो उसकी यूनिट भी होगी, तो उसकी यूनिट भी मैंने आपको बताई। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं डायपोल और डायपोल मोमेंट के बारे में। उसके बाद दो तीन छोटी छोटी बातें और हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आइडियल डायपोल की। एक डायपोल परफेक्ट डायपोल भी हो सकता है, या फिर एक डायपोल आइडियल डायपोल कब होता है, हमें वो अब देखना है। अब जैसे कि अगर मैं डायपोल बनाता हूं तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज है और ये है प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2 है। इसको हम बोलते हैं डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये डायपोल है तो डायपोल मोमेंट भी होगा। डायपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, पी वेक्टर से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू में 2a। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये सिर्फ एक डायपोल है, अब मुझे इसको परफेक्ट डायपोल बनाना है, आइडियल डायपोल बनाना है। अब ये जो डायपोल है वो आइडियल डायपोल कब बनेगा, अब हम वो देखते हैं। ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसको मैं बड़ा करता जाऊंगा, यानी इसके मैग्नीट्यूड को मैंने बढ़ा दिया, साथ ही साथ इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को भी मैंने बढ़ा दिया। जब मैं इन दोनों को मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता हूं तो ये जो डिस्टेंस होती है दो चार्जेस के बीच में वो अपने आप ही कम हो जाती है। अब मैं क्या करता हूं, माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड को और बढ़ा देता हूं, साथ के साथ इस प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड को मैंने और बढ़ा दिया। जब मैंने ऐसा किया तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो और कम हो गई। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड को और बढ़ा देते हैं और प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड को और बढ़ा देते हैं। जब मैं ऐसा करता हूं तो दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस तो और कम हो गई। अब मैंने क्या किया, माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड को मैंने और बढ़ा दिया और साथ के साथ प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड को मैंने और बढ़ा दिया। ऐसा करने से अब दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई नेग्लिजिबल। अब क्या हुआ, मैं चार्ज की वैल्यू को बढ़ाता गया, डिस्टेंस अपने आप कम होती गई, चार्ज को और बढ़ाता गया, डिस्टेंस और कम होती गई। लेकिन जब मैं एक क्वांटिटी को बढ़ाता हूं और दूसरी क्वांटिटी कम होती जाती है तो उस टाइम इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रहता है कांस्टेंट। ये तो आप मानते हो, ये तो आप बोयल्स लॉ के अंदर भी कर चुके हो। बोयल्स लॉ क्या कहता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम को कम होना ही होना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही है। यहां पर अगर आप चार्ज को बढ़ा रहे हो तो डिस्टेंस अपने आप ही कम हो रहा है और साथ के साथ ये जो डायपोल मोमेंट है वो कांस्टेंट है। अब बात आती है आइडियल डायपोल की, कि आइडियल डायपोल क्या होता है। अब मैं चार्ज को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देता हूं कि दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाती है नेग्लिजिबल, और उस टाइम जो उसका जो डायपोल मोमेंट है वो रहता है कांस्टेंट। अगर दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड की वैल्यू को बढ़ाने के बाद अगर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए, कीपिंग डायपोल मोमेंट कांस्टेंट, तो उस टाइम जो डायपोल बनेगा उसको हम बोलते हैं आइडियल डायपोल। दोबारा बता रहा हूं, अगर मैं इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को और इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता जा रहा हूं और एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2a नेग्लिजिबल हो जाती है, कीपिंग डायपोल मोमेंट p वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उस टाइम जो डायपोल तैयार होगा ऐसे डायपोल को हम परफेक्ट डायपोल या आइडियल डायपोल बोलेंगे। तो ये होता है आइडियल डायपोल। उसके बाद है नेक्स्ट, अब हमें दो तीन बातें मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़नी है। मॉलिक्यूल्स, ये बातें अब भी हैं और आगे भी आएंगी, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आगे जाके, अभी नहीं मिलेंगे लेकिन आगे मिलेंगे। जो मॉलिक्यूल्स होता है इसका एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि दो एटम को अगर आप मर्ज कर दोगे तो यहां पर बन जाएगा एक मॉलिक्यूल। ये केमिस्ट्री कहती है। ये एटम नंबर 1 है और ये एटम नंबर 2 है। दो एटम के मर्ज होने से जो चीज बनती है हम उसको क्या बोलते हैं,
मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो यहां पर हमें इस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है वो देखते हैं। मैंने यहां पर एक एटम ले लिया, इसको हम बोलेंगे एटम नंबर 1। ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल। अब आपको एक कंसेप्ट पता है कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस से बाहर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। उसी तरीके से मैंने यहां पर ले लिया एटम नंबर 2। एटम नंबर 2 यहां पर ले लो। यह है न्यूक्लियस, यह है पहला सेल, यह है दूसरा सेल, यह है तीसरा सेल और यह है चौथा सेल। वही बात यहां पर भी है। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के बाहर सेल्स के अंदर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ओवरऑल ये न्यूट्रल है। इसके अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूं। मर्ज करने के बाद यहां पर एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है। अब मान लेते हैं कि यहां पर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन है। ये दो अलग अलग बातें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी। इन प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, यहां पर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये एक पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज को हम बोल सकते हैं, यानी ये जो न्यूक्लियस है वो अपने आप में पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज है। उसी तरीके से इस एटम के अंदर भी एक न्यूक्लियस है, जिसको हम पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। अब ये एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं दोनों को मर्ज करके एक मॉलिक्यूल बनाता हूं, तो 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर होगा, जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। उस सेंटर ऑफ मास को मैंने बना लिया ये वाला। ये जो मैंने प्लस बनाया है वो सिंगल एक पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये जो प्लस है या ये जो पॉजिटिव है, ये एक सेंटर ऑफ मास है। किस किस का सेंटर ऑफ मास है? 2 पॉइंट का सेंटर ऑफ मास है। कौन कौन से 2 पॉइंट? एक ये न्यूक्लियस और एक ये न्यूक्लियस। इन दोनों न्यूक्लियस का जो सेंटर ऑफ मास है उसको मैंने लिख दिया इस पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द न्यूक्लियस। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। जब मैं इन दोनों एटम्स को मर्ज करूंगा और एक मॉलिक्यूल बनाऊंगा, तो इसका और इसका अगर हम टोटल करें तो बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उन सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक सेंटर ऑफ मास होगा। उस सेंटर ऑफ मास को मैंने यहां पर नेगेटिव से लिख दिया। तो यहां पर पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव का क्या मतलब है? जब आप 2 एटम को मर्ज करके अगर एक मॉलिक्यूल बनाओगे, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस का एक सेंटर ऑफ मास होगा, जिसके सेंटर ऑफ मास को मैंने सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोल दिया। जब आप 2 एटम को मर्ज करके अगर एक मॉलिक्यूल बनाओगे, तो इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो दोनों एटम्स के अंदर है उनका एक सेंटर ऑफ मास होगा। उस सेंटर ऑफ मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को हम लिखते हैं नेगेटिव से। तो बात ये निकल के आई कि ये पॉजिटिव का मतलब है सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नेगेटिव का मतलब है सेंटर ऑफ मास ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोथ द एटम्स। ठीक है जी। अब ये बन गया मॉलिक्यूल। इस तरीके से मॉलिक्यूल तैयार होता है। अब मॉलिक्यूल 2 तरीके के होते हैं। एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अब वो थोड़ा थोड़ा सा अंतर क्या है, अब मैं आपको वो बता रहा हूं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज
और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट के ऊपर कंसाइड करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट बना दिया पॉइंट ए, इसी के ऊपर मैंने पॉइंट बना दिया पॉइंट बी, तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट यहीं पर है, कंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वही बात यहां पर भी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज अगर एक पॉइंट के ऊपर कंसाइड करते हैं तो ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट के ऊपर कंसाइड नहीं करते, बल्कि पॉजिटिव चार्ज होता है उस तरफ, नेगेटिव चार्ज होता है उस तरफ, और दोनों चार्जेस के बीच में एक परफेक्ट डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। सिर्फ इतना होना काफी नहीं है, और भी हमें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप का होता है, पोलर मॉलिक्यूल ओवल शेप का होता है। एक तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के एक ही पॉइंट के ऊपर कंसाइड करने के कारण उसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। कैसे पता चला? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट के ऊपर है, तो दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, और जो डायपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है Q × 2A। जब 2A ही नहीं है, 2A जीरो है, तो डायपोल मोमेंट कैसे आ जाएगा? डायपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। लेकिन यहां पर सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव है, दोनों चार्जेस के बीच में एक परफेक्ट 2A डिस्टेंस है, जिसके कारण इसका डायपोल मोमेंट Q × 2A से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो इक्वल टू जीरो नहीं आता। ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसके अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव एक पॉइंट के ऊपर कंसाइड करता है, जिसके कारण उसका शेप स्फेरिकल होता है, जिसके कारण उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट के ऊपर कंसाइड नहीं करता, दोनों के बीच में एक परफेक्ट डिस्टेंस होती है, जिसके कारण उसका शेप ओवल होता है, जिसके कारण उसका डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होता। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हमें पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? इस मॉलिक्यूल को उठाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो, प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे कि आपको एक बात और पता है, मॉलिक्यूल कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। मॉलिक्यूल किसके अंदर होते हैं? पार्टिकल्स के अंदर होते हैं। पार्टिकल्स कहां पर होते हैं? बॉडी के अंदर होते हैं। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं ना कि मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो, तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं वो जिस बॉडी के अंदर है उस बॉडी को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो, ये मतलब है। मैंने दो प्लेट्स ले ली, दो कंडक्टर। इस कंडक्टर को मैंने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपने आप ही इंड्यूस्ड हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ये पास पास पड़े, दूर नहीं है। इसको मैंने दिया पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण दूसरी प्लेट के ऊपर आ गया अपने आप ही नेगेटिव चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, जिसके कारण पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होनी स्टार्ट हो गई। ये बात मैंने आपको कल बताई थी प्रॉपर्टी के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करती है, बताया था ये। वही बात यहां पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी होती हैं, कर्व भी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, दिखती नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, ये मॉलिक्यूल जिस बॉडी के अंदर है उस बॉडी को उठा के यहां पर रख देता हूं। अब मैं बॉडी की तो बात नहीं कर रहा, मैं तो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं फिलहाल। मॉलिक्यूल को उठाओ, यहां पर रख दो, ऐसे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो आइसोलेटेड फॉर्म में स्टेबल नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इस सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज को खींचने वाला कौन है? नेगेटिव चार्ज। और ये सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज को खींचने वाला कौन है? ये पॉजिटिव चार्ज। जिसके कारण ये चाह कर भी
इस सेंटर के ऊपर कंसाइड नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होने वाला है, ये जो मॉलिक्यूल था जिसका डायपोल मोमेंट 0 था, जिसका शेप स्फेरिकल था, वो अपने आप ही पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका साइज ओवल हो जाएगा, जिसका एक परफेक्ट डायपोल मोमेंट भी आ जाएगा। क्लियर है जी? अब यहां पर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। पहले तो उसका शेप था स्फेरिकल, अब हो जाएगा ओवल। पहले उसका डायपोल मोमेंट था 0, अब उसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। अब वो डिपेंड करता है चार्ज इंटूमेट डिस्टेंस के ऊपर कि ये चार्ज कौन कौन से हैं और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कौन सी है, कितनी है। इसके हिसाब से हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इसका डायपोल मोमेंट है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी। अब उसकी डायरेक्शन कहां होगी? उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव चार्ज तो यहां है, पॉजिटिव यहां है, ऐसे होगी। अगर उसकी डायरेक्शन अगर ऐसे होती है तो इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ये खास बात है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में उस डायपोल का डायपोल मोमेंट। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो तो वो नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट होता है, उसका डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, साथ के साथ उसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी आती है। कहां आती है? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो वहीं पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो ये सारा कंसेप्ट मॉलिक्यूल का था। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट और छोटा सा कंसेप्ट, डायपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने सुना है, अब है डायपोल फील्ड। वही है, अलग नहीं है। ये मैंने एक डायपोल बना दिया, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2a। ये सेंटर ऑफ डायपोल है, ये डायपोल है। मैंने आपको शुरुआत में बताई थी एक बात आज के लेक्चर में कि जो डायपोल होता है उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो तो होता है 0, माइनस क्यू प्लस क्यू 0, सॉरी माइनस क्यू प्लस क्यू 0। ये चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। और साथ के साथ शुरुआत में एक और बात बताई थी मैंने कि टोटल चार्ज 0 होने का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई आसपास इफेक्ट नहीं है। इस पूरे डायपोल का आसपास बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब ये जो डायपोल है इसके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री के अंदर इस डायपोल का इफेक्ट होता है। इफेक्ट होने का मतलब इस डायपोल की वजह से हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट अगर हम मान लें P पॉइंट, और अगर वो P पॉइंट इस बाउंड्री के अंदर है तो उस P पॉइंट के ऊपर हम डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आ गई इस डायपोल की वजह से, तो इसका मतलब इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। अब डायपोल जहां पर होगा उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होगी जिसके अंदर उस डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर E की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। उसी बाउंड्री को हम बोलते हैं डायपोल फील्ड। ठीक है, अब एक आइसोलेटेड चार्ज ले लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चार्ज के चारों तरफ भी एक बाउंड्री होती है जहां पर इस चार्ज का इफेक्ट होता है। यह तो है एक आइसोलेटेड चार्ज की बात। लेकिन अब हम डायपोल की बात कर रहे हैं। डायपोल के चारों तरफ भी एक एरिया होता है, एक बाउंड्री होती है जहां पर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जा सकती है। जहां पर एक ऐसी बाउंड्री जहां पर इस डायपोल का इफेक्ट होता है, उस बाउंड्री को हम बोलते हैं डायपोल फील्ड। अब ये तो सारे थे छोटे छोटे कंसेप्ट। यहां से अब डेरिवेशन शुरू होती है, लंबी लंबी डेरिवेशंस है। यहां से आप नोट्स जरूर बनाइएगा। यहां से अगर लापरवाही हो गई तो डेरिवेशन समझ में नहीं आएंगी बुक में से। 3 टॉपिक्स आने वाले हैं, 3 टॉपिक्स। पहला टॉपिक क्या है? ये डायपोल है,
माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर है और ये दो डायपोल्स के बीच की डिस्टेंस है। इस डायपोल की वजह से इसी की एक्सिस के ऊपर एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये हमारा पहला टॉपिक है। डायपोल है, डायपोल की ही एक्सिस है, इस लाइन को हम एक्सियल लाइन बोलते हैं और इस एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है पी। ये जो पी पॉइंट है ना, ये इस डायपोल की बाउंड्री के अंदर है, तो इस पी पॉइंट के ऊपर इस डायपोल का इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कौन सा इफेक्ट? इस डायपोल की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होगी होगी। अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या होने वाला है हमारा? ये डायपोल है, माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये सेंटर ऑफ डायपोल, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट है P। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये बन जाती है एक तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस डायपोल की वजह से। ये दूसरा टॉपिक है और ये याद रहे कि ये जो P पॉइंट है वो इस डायपोल की बाउंड्री के अंदर है, तो इस डायपोल की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इस पॉइंट को तो हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट और इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तीसरा टॉपिक क्या होने वाला है? ये डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस डायपोल का एक सेंटर होगा O, दोनों डायपोल के बीच की, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a। मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लिया P, कहीं पर भी, ना एक्सिस के ऊपर ना इक्वेटोरियल पॉइंट, कहीं पर भी रैंडमली इस P पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये हमारा तीसरा टॉपिक है और ये जो P पॉइंट है वो भी इस डायपोल के घेरे के अंदर है, उसकी बाउंड्री के अंदर है और इस P पॉइंट के ऊपर इस डायपोल का इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये तीन टॉपिक्स है, तीन बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं, वो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे और कोशिश करेंगे कि तीनों टॉपिक्स एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। ये तो हो गए 3 पॉइंट्स, इन 3 के बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। और अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूं और वो न्यूमेरिकल कल के लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। न्यूमेरिकल क्या है? 2 point charges of +3 microcoulomb each are 100 centimeter apart. At what point on the line joining the charges will the electric intensity be 0? न्यूमेरिकल क्या कहता है? ये है +3 माइक्रोकूलम, ये भी है +3 माइक्रोकूलम, दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 सेंटीमीटर। हमें इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली इस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर E की वैल्यू 0 हो। मैंने कल एक आपको कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट क्या था? एक है Q1, एक है Q2, दोनों को बीच में जोड़ने वाली ये लाइन है, एक्सियल लाइन। मैंने कंडीशन रखी थी, अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई वो नहीं है, ये दोनों ही या तो पॉजिटिव हो दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उस टाइम सेंटर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। यह बात मैंने आपको बताई थी। आज हम ऐसे ही एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 2 पॉइंट है, दोनों के ऊपर +3 माइक्रोकूलम चार्ज है, मतलब दोनों चार्जेस बराबर है, 100 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो हमें इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट कैलकुलेट करना है जहां पर E की वैल्यू क्या हो? 0। अब वो सीधा सा कंसेप्ट है, वो जो पॉइंट है जहां पर E की वैल्यू 0 होगी वो कहां पर आने वाला है? सेंटर के ऊपर, यानी 50 सेंटीमीटर के ऊपर आने वाला है। ये तो हमें थ्योरेटिकली पता है, लेकिन अब हमें इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर हमेशा जरूरी नहीं होता कि दोनों चार्जेस आपको इक्वल ही गिवन हो, अनइक्वल भी गिवन हो सकते हैं। न्यूमेरिकल करने का टेक्निक आपको पकड़ना है, ठीक है जी। अब वो न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाता हूं। 2 चार्जेस, यहां पर है +3 × 10⁻⁻6 कूलम और यहां पर है +3 × 10⁻⁻6 कूलम। सबसे पहले तो माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना है और ये 100 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो?
1 मीटर लिख सकते हो। लेट कर लिया ये वो पॉइंट है P जहां पर E की वैल्यू क्या हो 0। लेट कर लिया ये वाली डिस्टेंस अगर मैं x मानता हूं तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई 1 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब ये जो P पॉइंट है ना इसके ऊपर सबसे पहला काम है आपको +1 चार्ज एज्यूम करना है, जैसे कि मैंने आपको बहुत बारी बताया। अब ये चार्ज है सोर्स चार्ज, P पॉइंट के ऊपर एक है यूनिट टेस्ट चार्ज। इस सोर्स चार्ज की वजह से इस यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अगर ये इस डायरेक्शन में रिपेल करता है तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 होगी, वो तो होगी और वो होगी कितनी E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। Q का मतलब सोर्स चार्ज 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, ये हो जाएगी। उसके बाद है ये वाला पॉइंट और ये वाला चार्ज, ये तो है सोर्स चार्ज और ये है पॉइंट जिसके ऊपर है यूनिट टेस्ट चार्ज। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो होगा E2। अब वो होगा कितना E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही होगा। उसके बाद ये वाला जो P पॉइंट है इसके ऊपर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकालनी है 0। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए। E1 को इधर रखो और E2 को उधर ले जाओ, तो E1 इज इक्वल टू -E2 हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसका मैग्नीट्यूड लेकर -E2 को +E2 लिख सकते हैं। ये चीज बहुत खास तौर पे आपको ध्यान रखनी न्यूमेरिकल के लिए। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और अगर उसके आगे नेगेटिव आता है तो आप उसका मैग्नीट्यूड लेकर आप उसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन अगर ये स्केलर होता तो आप मैग्नीट्यूड नहीं लेते। अब E1 और E2 की वैल्यू को पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही आएगा। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, क्या बच गया 1/x² इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही बच गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/x का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया 1/x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 2x कितना आ गया 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 1/2 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है मिड पॉइंट और मिड पॉइंट के ऊपर E की वैल्यू कितनी होगी 0। तो हमने कल की प्रॉपर्टी लगा के ये वाला क्वेश्चन कर लिया। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेंगे, नॉन एनसीईआरटी पोर्शन में मिलेंगे, सॉल्व क्वेश्चंस में भी मिलेंगे और अनसॉल्व में मिलेंगे। छांट छांट के 8-10 न्यूमेरिकल आपको करने हैं इस तरीके के। और एक बात आपको क्लियर कट बता देता हूं, जरूरी नहीं है कि दो चार्ज इक्वल ही हो, अनइक्वल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि E पॉइंट यहीं पर कहीं ना कहीं 0 हो सकता है बाहर भी 0 हो। वो न्यूमेरिकल के एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। तो न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे छाटने हैं आपको, कम से कम 8 से 10 और उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। कल हम करेंगे 3 टॉपिक्स। एक्सियल पॉइंट के ऊपर E की वैल्यू निकालने का टॉपिक, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर E की वैल्यू निकालने का टॉपिक और किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर E की वैल्यू निकालने का टॉपिक एक डायपोल की वजह से। आज इतना करो, आगे कल करते हैं। थैंक यू।